हाय गाइस, लीगल वाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी घाटे में से कोई व्यक्ति कुछ हिस्सा खरीद लेता है तो क्या खरीदने के बाद अगर सपोज करो उसकी डेथ हो जाती जिसने वो बैनामा लिया और उसके जो वारिस हैं, क्या अपने उस हिस्से का जो उसके वारिस हैं, लीगल वारिस हैं, क्या वो उसका बंटवारा करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बताना चाहूंगा कि जहां किसी घाटा, कोई बहुत बड़ा घाटा है जिसमें बहुत सारे जो है शेयरधारक हैं और उसमें से एक कोई शेयरधारक जो है अपना कोई पार्ट जो है वो किसी को सेल आउट कर देता है और सेल आउट करने के बाद अन्य सहखातेदार जो हैं उसे किसी भी तरीके से कोई डिस्टरबेंस ही नहीं करते हैं। वो उस पोजीशन में हो जाता है, चाहे बशर्ते उनमें सहखातेदारों में बंटवारा हुआ हो या ना हुआ, इससे कोई लेना नहीं। लेकिन मेन चीज है कि जो हिस्सा है उसको, उस हिस्से को उनमें से कोई भी जो सहखातेदार है वो किसी भी तरीके से ना तो रेवेन्यू कोर्ट में और ना ही उसको सिविल कोर्ट के अंदर कहीं भी कोई चैलेंज करता है। देन जिसने वो बैनामा लिया और बैनामा लेने के कुछ दिन के बाद अगर वो मान लिया एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जगह जो है उसके विधिक जो वारिस हैं वो अपना नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करा लेते हैं। वहां भी किसी सहखातेदार द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी जो ऑब्जेक्शन है वो रेवेन्यू कोर्ट न्यायालय में नहीं दिया जाता कि इनका नाम जो है विधिक वारिस के रूप में इसका नाम दर्ज कर दिया जाए इन लोगों। तो अब बात आती है कि वो विधिक वारिस जो है उस पर्टिकुलर एरिया पर जो उनके फादर ने, मदर ने या किसी अदर रिलेटिव ने जो सेल डीड से परचेज किया था और उस पर वो पोजीशन में है और देन कृषि कार्य उस पर वो करते चले आ रहे, तो क्या वो आपस में उस एरिया का जो है बंटवारा जो है एसडीएम न्यायालय से करा सकते हैं या नहीं करा सकते। यहां मैं बताना चाहूंगा कि वो अपना बंटवारा उस पर्टिकुलर एरिया का एसडीएम कोर्ट से करा सकते हैं। अगर यहाँ जो अन्य सहखातेदारों जैसे उसने बंटवारा, क्योंकि बंटवारे में हमेशा अगर कोई एक गाटा नंबर है और उस गाटा नंबर में अगर बहुत सा मोर देन 2% जो है उसमें सहखातेदार हैं, तो जनरल जो रूल है वो ये है कि सभी सहखातेदारों का आप जो है उसमें पक्षकार बनाएंगे और उसके बाद ही जो है आप उसका बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक साइटेशन है जिसमें साइटेशन का नाम है रामस्वरूप प्रसाद वर्सेस द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 1999 में डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जहाँ कोई व्यक्ति जो है कोई किसी गाटा का एक पर्टिकुलर एरिया, उसका कुछ एरिया जो है वो सेल डीड के बतौर जो है परचेज अगर किसी से कर लेता है और परचेज जब वो करता है तो सबसे पहले जब सेल डीड है सबसे पहले ये दिखाना जाना चाहिए कि सेल डीड जो है उसका पर्टिकुलर जो है कितना एरिया उसने खरीदा है और उसकी चौहद्दी क्या है और देन वो कितने रुपए में कितनी धनराशि देके उसने खरीदा है, देन क्या वो उसका पोजीशन में है या नहीं, ये सबसे पहले देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ ये देखी जानी चाहिए क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया जो एग्रीकल्चर का कोई 1-2 बीघा का जो खेत है और उसमें से कुछ हिस्सा खरीदा है तो वहां वो ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑनरशिप डिक्लेयर किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की ऑनरशिप डिक्लेयर करने का राइट जो है वो सिविल न्यायालय। जहां खतौनी में नाम किसी व्यक्ति का अगर सेल डीड के बिहाफ पे आ जाता है तो वो फाइनेंशियली पर्पस का होता है। ये नहीं है कि उसमें खतौनी में नाम आने से वो उस पर्टिकुलर एरिया का या उस एग्रीकल्चर लैंड का ऑनरशिप डिक्लेयर कर दिया रेवेन्यू कोर्ट ने, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट को किसी भी तरह का जो है ऑनरशिप किसी एग्रीकल्चर लैंड का डिक्लेयर करने का कोई राइट नहीं, क्योंकि वो राइट सारे जो है सिविल न्यायालय के पास है। अब बात आती है यहाँ की, जहां कोई सेल डीड के ब्याह पर किसी भी सेल डीड के ब्याह पर एक पर्टिकुलर एरिया पर एग्रीकल्चर के लैंड के किसी पर्टिकुलर एरिया पर और काफी दिन से कास्ट करता चला आ रहा है, तो यहाँ वो उसको हम ऑनर तो नहीं मानेंगे, रियल ऑनर तो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ रिलायबल इंडिकेटर हम उसको कहेंगे।
वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है सेल डीड, लेकिन एक रिलायबल इंडिकेटर के बतौर जो है वो निश्चित ये जो है दिशा निर्देश करती है कि हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है इस एरिया पर कास्ट कर रहा है और इसने जो एरिया है ये फलाने फलाने व्यक्ति से खरीदा है। क्योंकि सेल डीड के अंदर ये कंसीडर होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उसका जो किसी भी तरीके से इन टाइटल में जो है कंसीडर होता है, तो उसका पहला मालिक। फिर उसके बाद जब वो जो पर्टिकुलर जमीन है वो बेच के किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, तो यहाँ ये रियलिटी होती है कि उसमें कंसीडर होता है ये सारा विवरण कि वो किस व्यक्ति के हक में जा रही है और अब वो उसका जो है मालिक है। तो यहाँ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि जो एक सेल डीड है वो रिलायबल इंडिकेटर का काम करती है, और जो रेवेन्यू कोर्ट है वहां ओनरशिप तो डिक्लेयर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ उस सेल डीड के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेल डीड के बिहाफ पर उस पर्टिकुलर एरिया का एक रिलायबल इंडिकेटर के बतौर मतलब उसका टाइटल में वो कंसीडर है, यह हम उसको मान सकते हैं। और उसके जो वारिस हैं, उसके मृत्यु के बाद जो उसके विधिक वारिस हैं 2, 3, 4 जो है, उन्होंने आपस में कोई सहमति के आधार पर और जो है एसडीएम कोर्ट से अगर कोई बंटवारा डाला है और सहमति के आधार पर उसको डिसाइड भी करा लिया है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि अन्य जो सहकातेदार हैं उसमें इनको जो है इसने पक्षकार नहीं बनाया, लेकिन पक्षकार नहीं बनाया तो ये जो है नल एंड वॉइड है। नहीं, अगर इस तरह किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर उस किसी व्यक्ति के जिसने वो परचेज किया उसके जो विधिक वारिस हैं उन्होंने उसका जो बंटवारा अगर एसडीएम कोर्ट से करा लिया है तो पूर्ण तरीके से मेंटेबल है, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। जो मैंने साइटेशन आपको बताई है इस वीडियो में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अच्छी तरह। थैंक यू सो मच।